Good morning, students of class 7. Again, I welcome to learning the last part of the chapter 9 of history. In this part, we have learned about a closer look about the Bengal. As we saw at the outset, we often tend to identity reason in terms of the language spoken by the people. देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया इस चैप्टर के बिगनिंग वीडियो में कि हमने देखा था कि हम लोगों को उनके क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं से पहचान पाते हैं. सो वी अज्यूम दैट पीपल इन बंगाल ऑलवेज स्पीक बंगाली. तो हम यही अज्यूम करते हैं कि बंगाल में जो रहने वाले लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलेंगे, बंगाली. वाहिल However, what is interesting is that while Bengali is now recognized as a language derived from संस्कृत, और ये भी माना जाता है कि जो बंगाली भाषा है वो किसी का ही एक रूप है संस्कृत भाषा का. अर्ली संस्कृत टेक्स्ट मेड फर्स्ट मिलेनियम BCE suggests that the people of Bengal did not speak Sanskrit language, how even they did the न्यू लैंग्वेज इमेज. कहा जाता है कि जो बंगाल के जो लोग थे वो संस्कृत भाषा को पूर्ण रूप से नहीं बोल पाते थे, तो उन्होंने एक नई भाषा का निर्माण किया जिसे हम किस रूप में माना जाता है, और जिसे हम क्या बोलेंगे, बंगाली. फ्रॉम द 4th-3rd century commercial ties began to develop between Bengal and Magadh, which may led to the growing influence of Sanskrit. During the 4th century of Gupta ruler established political control over North Bengal and began to settle Brahmin in this area. तो अब देखिए कि जैसा हमें पता है कि जो बंगाल जो है वो एक किसके लिए इम्पॉर्टेंट था, हमारे मगध से जुड़ने के लिए. कि जब 3rd-4th सेंचुरी थी उस समय बंगाल और जो मगध थे उन दोनों के बीच में कैसे संबंध होने लगे थे, कमर्शियली. वो लोग एक दूसरे से ट्रेड करने लगे थे, जिसके कारण उन्हें क्या हुआ कि जैसे हमें पता है कि जो मगध जो थी वहाँ पे प्योर संस्कृत बोली जाती थी, और इसकी वजह से जो बंगाली जो लोग थे वो भी उससे इन्फ्लुएंस हुए. और 4th सेंचुरी के टाइम पे जो गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर थे उन्होंने बंगाल पे भी अपना इन्वेडेड करना शुरू किया, अपना कंट्रोल जमाना शुरू किया, और इस वजह से जो मगध के जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपने आप को बंगाल में जाके बसना शुरू कर दिया. और इस प्रकार से और इसी तरीके से Thus the linguistic and cultural influence from the mid Ganga Valley became stronger. और इस तरीके से गंगा वैली के और जो बंगाल के जो हैं रिलेशंस जो हैं एक दूसरे से कैसे हो गए, मजबूत बनते गए. इन द 7th century in the Chinese Xuanzang observed that language related to Sanskrit were in use all over Bengal. जब हमने देखा कि जो चीनी ट्रैवल था हुनसांग, जब वो इंडिया आया और उसने देखा कि बंगाल में जो है सब जगह पे संस्कृत भाषा बोली जा रही है. फ्रॉम द 8th century Bengal became the center of a regional kingdom under the Palas. Between the 4th and 6th century, Bengal was ruled by the Sultan who were independent of rulers in Delhi. In 1586, when Akbar conquered Bengal, it is formed the nucleus of the Bengal Suba. While Persian was the language of administration, Bengali developed as a regional language. तो देखिए कि 8th century जो थी उसमें जो पाल शासक थे उनके अंतर्गत उन्होंने क्या किया, बंगाल को एक स्टेट के रूप में प्रोक्लेम्ड किया. और 14 से लेके जो 16th सेंचुरी थी उस समय जो थे जो मुसलमान जो थे, मुग़ल जो राजा थे उनका शासन था. क्योंकि 1586 में जब अकबर ने कि अकबर जो थे उन्होंने बंगाल पे अपना कंट्रोल कर लिया था, जिससे वो किस नाम से जाने जाते थे, उसे बंगाल सूबा माना जाने लगा. और उस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा तो फारसी थी, क्योंकि जो मुगल्स थे वो कौन सी भाषा बोलते थे, पर्शियन. वाइल पर्शियन वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो देखिए कि जो डॉक्यूमेंटली ऑथराइज जो लैंग्वेज थी वो थी पर्शियन, लेकिन वहाँ के जो लोग थे रीजनली जो लैंग्वेज बोलनी जाने लगी वो कौन सी भाषा थी, बंगाली रही. In fact, by the 15th century, the Bengali group of dialects came to united by a common literary language based on the spoken language of the western part of the region. Now known as the West Bengal, thus although Bengali is derived from Sanskrit, it passed through several stages of evolution. Also, a wide range of non-Sanskrit words derived from a variety of sources, including tribal language, Persian and European languages, have become part of modern Bengali. अब आप देखेंगे कि जो 15th सेंचुरी थी, जैसे जैसे 15th सेंचुरी के बंगाल के अंदर जो एक ग्रुप ऑफ पीपल हु आर नोन एज द बंगाली, उन्होंने अपनी जो लिटरली मतलब अपना जो लिटरेचर साहित्य भाषा के रूप में एकबद्ध हो गया. और उस समय जो लोग थे वहाँ के जो लोग थे वो कौन सी भाषा बोलते थे, संस्कृत, और साथ ही साथ में वो कौन सी भाषा बोलते थे, बंगाली. और इस वजह से वहाँ पे क्या किया कि अनेक प्रकार की तो इस तरीके से कि जो लोग थे डिफरेंट
जो पर्शियन यूरोपियन लैंग्वेजेस बोला करते थे उनके बीच में बातों का संवाद क्रिएट करने के लिए बंगाली भाषा ने एक अपना इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किया। Early Bengali literature may be divided into two categories, one independent to Sanskrit and other independent of it. The first include translation of the Sanskrit epic, the Mangalak, literally auspicious poem dealing with local deities, and the Bhakti literature such as the biographies of Chaitanya Dev, the leader of the Vaishnava Bhakti movement. देखा आपने जैसा चैप्टर 8 में भी पढ़ाया था मैंने आपको कि जो बंगाल जो था, बंगाल के जो लिटरेचर है उन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो वो कैटेगरी जो संस्कृत को मानते हैं अपना, और दूसरी वो जो किसी भी भाषा को बोलने में मानते हैं। और देखो जो फर्स्ट कैटेगरी है संस्कृत में, उसके अंदर उन्हें किस नाम से जाना जाता है, मंगल काव्य के नाम से जाना जाता है, जिसमें वहाँ के जो स्थानीय लोकल डाइटीज़ जो देवी देवता थे उनके बारे में बताया जाता था। और जैसे जैसे भक्ति बढ़ी तो वैष्णव जो धर्म के लोग थे, जो वैष्णव फॉलो करते थे, वो भी इन भाषाओं का प्रयोग करने लगे। द सेकेंड इंक्लूड नाथ लिटरेचर सच एज अ सॉन्ग ऑफ मान्यमती एंड गोपी चंद्रा, स्टोरीज concerning the worship of Dharma Thakur and the fairy tales, folk tales and ballad। और दूसरी जो श्रेणी है जो स्वतंत्र थी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, नाथ लिटरेचर, जैसे मैनापति, जिसके अंदर मैनामती की कहानियाँ, गोपीचंद्र गीत और धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परी कथाएँ और जो सॉन्ग्स थे वो सब गाए जाते थे, बोले जाते थे। The texts belonging to the first category are easier to date as several manuscripts have been found indicating they were composed between the late 15th and mid 18th centuries. Those belonging to the second category circulated orally and cannot be precisely dated. They were particularly popular in eastern Bengal where the influence of Brahman was relatively weak. तो देखेंगे कि अगर हम बात करते कि इन दोनों ही जो श्रेणी थी, कैटेगरीज थी, इनमें से जो पहली जो श्रेणी थी जिसमें संस्कृत भाषा इन्फ्लुएंस थी वो ज़्यादा सरल थी, और इस वजह से लेकिन जो ब्राह्मण थे बंगाल के वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें बंगाली भाषा भी अच्छी लगने लगी और उन्होंने अपनी आम बोलचाल भाषा के अंदर बंगाली भाषा को एक महत्वपूर्ण स्थान देके। अब देखेंगे कि पीर एंड टेम्पल्स क्या होते हैं। टेम्पल्स तो पता है हिंदू लोग, और पीर वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो मुस्लिम्स होते हैं, इस्लामिक। From the 17th century, people began to migrate in large number from the less fertile western Bengal in the forested and marshy areas of southeastern Bengal. As they moved eastward, they cleared forest and brought up the land under rich cultivation. Gradually, local communities of fisher folk and shifting cultivator, often tribal, merged with the new communities of peasant. तो देखेंगे जब 16th सेंचुरी हुई तो लोगों ने बड़ी संख्या से जो वेस्टर्न बंगाल था को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे उन्हें अच्छा खाना और मतलब कल्टीवेशन के लिए, अच्छी फसलों के लिए जगह नहीं मिल रही थी, और उन्होंने अपने आप को कहाँ जाके डेवलप कर लिया, उन्होंने अपने आप को जाके साउथ ईस्टर्न बंगाल के अंदर अपने आप को जाके वहाँ पे और डेवलप कर लिया। और जैसे जैसे वहाँ पे लोग बढ़ते गए उन्होंने क्या किया, जंगलों की सफाई करके और उसी एरिया के अंदर उन्हें लैंड्स में क्रॉप्स ग्रो करने लगे, और धीरे धीरे और जो वहाँ के जो लोग थे जो क्या करते थे, मछली पकड़ने का काम करते थे, मछुआरे जिन्हें हम बोलते हैं फिशर हॉकर्स, वो अक्सर जो ट्राइबल थे, जो ये नए लोग जो ईस्ट से साउथ की तरफ आकर डेवलप हुए थे, जिन्होंने अपने आप का सेटलमेंट किया था, उन्हीं लोगों में ये लोग मिक्स हो गए और इस वजह से कुछ नई कम्युनिटीज़ का उद्भव हुआ। दिस कंसाइन विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल कंट्रोल ओवर बंगाल विद द कैपिटल एट द हार्ट ऑफ द ईस्टर्न डेल्टा एट ढाका। Officials and functionaries received land and often set up mosques that served as the centers for religious transformation in these areas। तो देखिए पहले तो वहाँ पे हिंदू एंड वैष्णव लोग थे, लेकिन जब बंगाल पर मुगलों ने भी नियंत्रण किया, जब अकबर ने बंगाल को अपना सूबा माना, तो उस समय वहाँ पे जो था उन्होंने ढाका जो है उसे, जो ढाका के जो डेल्टाज एरिया है वहाँ जाके अपनी एक कैपिटल सिटी बनाई, मतलब उन्होंने बंगाल के जो ढाका को अपनी कैपिटल के रूप में प्रस्तुत किया। और इस वजह से वहाँ के जो लोग थे, जो मुसलमान थे, वो जाके वहाँ पे रहने लगे, और वहाँ जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने अपने धर्म को, अपने रिलीजन्स को पूरा करने के लिए उन्होंने नई बहुत सारी
जब वो लोग वहाँ पर आए तो उन्होंने जो वहाँ के जो राजा महाराजा थे उनसे भूमि प्राप्त करके वहाँ पे वो मस्जिदें बना लेते थे, और जो उस इलाके में जो लोग रहते थे, जो ब्राह्मण्स थे, उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए भी धर्म बदलने के लिए भी वो लोग मजबूर करते थे. द अर्ली सेटल्स sought some order and assurance in the unsettled condition for the new settlements. These were provided by community leader who also functioned as teacher and as educator and were sometimes ascribed with supernatural power. People refer to them with affection and respect as पीर. कि जो ये जो लोग थे वो क्या करते थे कि प्रारंभ में तो जो इनिशियली जो लोग यहाँ पे आके बसने लगे उनको अनकंडीशनल जो ये स्थिति थी उस पर वो क्या चाहते थे, अपने आप को वो लोग चाहते थे कि यहाँ पे उनको क्या किया जाए कि उनको सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाए. और देखिए कि अगर हम बात करते हैं कि और धीरे धीरे वहाँ पे जो लोग थे कि कुछ लोग जो नए रिलीजियस के थे, जो मुस्लिम थे, जो मस्जिद के अंदर जो लोग थे वो अपने आप को एज अ टीचर मतलब मस्जिदों में पढ़ाया करते थे. उन्होंने अपने आप को एज अ लीडर, एज अ टीचर और कभी कभी जज के रूप में भी उन्होंने अपने रोल्स प्ले किए. और कभी कभी ऐसे समझा जाता था कि ये जो लीडर्स हैं पीर, उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं जो कि लोगों को क्या करती है, हेल्प करती है. और इस वजह से लोग उन्हें स्नेह और आदर से इन्हें लोग क्या कहा करते थे, पीर कहते थे. तो हम बोल सकते हैं कि पीर आर द पैट्रॉन्स ऑफ द मुगल्स, मुस्लिम रिलीजन, इस्लाम. सो दिस टर्म इंक्लूडेड सेंट और सूफीज एंड अदर रिलीजियस पर्सनैलिटी, daring colonies and defied soldier, various Hindus and the Buddhist deities, and even animistic spirit. The cult of Peer became very popular and their shrines can be found everywhere in Bengal. और देखिए जैसे जैसे ये जो कैटेगरी के जो संत थे, ये जो सूफ़ी लोग थे और जिन्हें हम रिलीजियस प्रैक्टिसाइज भी बोल सकते हैं, वो कैसे हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा ब्रेव हुआ करते थे, जिन्हें क्या बोला जाता था कि ये एक अच्छी सोल्स हैं और इन पीरों की पूजा भी की जाती थी. और आज हमारे श्रिंस मतलब जो मज़ार है और आज इन बाबाओं की जो मज़ार है वो बंगाल में जगह जगह पर पाई जाती है. बंगाल ऑल्सो विटनेस द टेम्पल बिल्डिंग spear from the late 15th century which culminated in the 19th century. We have seen in chapter 2 and 5 that temples and other religious structures were often built by the individual or group who were becoming powerful to demonstrate their power and proclaim their piety. लेकिन अब देखिए ये तो हो गई पीर्स के बारे में बात. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्पल्स कि जैसे हमें पता है कि जो बंगाल की जो 15th सेंचुरी थी उस दौर के अंदर 15th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी में बंगाल में बहुत सारे मंदिर बनवाए गए. और ये मंदिर किसने बनवाए, किसी जातीय समुदाय के लोगों ने या जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे उन्होंने इन मंदिरों का निर्माण किया. मैनी ऑफ द मोडेस्ट ब्रिक्स एंड टेराकोटा टेम्पल्स इन बंगाल वर बिल्ट विद द सपोर्ट ऑफ सेवरल लो स्पेशल ग्रुप. और ये मंदिर कैसे होते थे, पक्की ईंटों के ये मंदिर बनाए जाते थे जिसके अंदर साधारण ईंटों और चूने मिट्टी के ये मकान बने हुआ करते थे. एज अ कंसारी द कमिंग ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज created new economics opportunity. Many families belonging to the social group availed of these as their social and economical position improved. सो स्टूडेंट इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बंगाल जो हमारी इंडिया का एक ऐसा पार्ट रहा है जहाँ पे इस्लाम के जो पेट्रॉन्स हैं और जो हिंदूज़ हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है क्योंकि दोनों ही धर्मों को बहुत ज़्यादा वहाँ पे फेमस मिला है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है. अभी तक हमने बंगाल के लोगों की बात की, लोगों के टेम्पल्स और पीर्स की बात की. अब हम बात करेंगे कि फ़िश एज अ फूड, कि बंगाल का जो पर्टिकुलर फूड क्या है और फ़िश को मछली को खाने के रूप में क्यों प्रयुक्त किया गया. ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स आर जनरली बेस्ड ऑन लोकल अवेलेबल आइटम्स ऑफ फूड. जैसा हमें पता है कि जो परंपरागत खाना होता है वो किस पे डिपेंड करता है कि किसी भी एरिया या किसी भी क्षेत्र में जो खाना आसानी से मिल जाए हम उस फूड को क्या मिलते हैं, ट्रेडिशनल. बंगाल इज़ अ रिवराइन प्लान विच प्रोड्यूस प्लानिटी ऑफ राइस एंड फिश. और हमें पता है बंगाल एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पानी है और इसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा धान यानी चावल और फिश की अवेलेबिलिटी हमेशा होती है. अंडरस्टैब्लिश दिस टू आइटम फिगर प्रोमिनेंटली इन द मेन्यू ऑफ इवन पुअर बंगालीज. और सबसे पहले जो खाना था, जो राइस एंड जो चावल थे ये बहुत ज़्यादा किसके लिए थे, इसलिए ये बहुत नेचुरल है कि ये दोनों ही जो फूड है जो वहाँ के बंगाल के जो गरीब जो बंगालीज थे उनकी सूची में ये
आज भी जो बंगाल के जो लोग हैं वो इसे ही खाना पसंद करते हैं, और क्योंकि उन्हें ये खाना बहुत ही आसानी से और बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। फिशिंग हैज़ ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन एंड बंगाली लिटरेचर कंटेंट सेवरल रेफरेंस टू फिश। हमें पता है ऑफ फिशिंग जो है वहाँ पे अवेबिलिटी ऑफ वाटर रिवराइन है, इसलिए वहाँ का एक मुख्य जो कार्य है लोगों का वो है फिशिंग करना, मछली पकड़ना। और मछली के बारे में जो बात की गई है वो वहाँ के लिटरेचर में भी बताया गया है। व्हाट इज़ मोर, टेराकोटा प्लेग्स ऑन द वॉल ऑफ टेम्पल्स एंड विहार डेपिक्ट सीन्स ऑफ फिश बीइंग ड्रेस्ड एंड टेकन टू द मार्केट इन बास्केट। और जो हम बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज में देखते हैं या जो ईंटों पत्थर से बनी हुई जो मूर्तियाँ होती हैं उनमें भी बताया गया कि किस प्रकार से जो औरतें हैं या आदमी हैं वो टोकरियों में मछलियों को भर भर के रखा करते थे, जिनमें ये दर्शाया गया है कि कैसे वो उन्हें बाज़ार में ले जाकर बेचा करते थे। ब्राह्मण्स वर नॉट अलाउड टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड। वैसे तो ब्राह्मण्स को नॉनवेज खाना मतलब मांसाहारी फूड खाना अलाउ नहीं होता, बट द पॉपुलरिटी ऑफ फिश इन द लोकल डाइट मेड द ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज रिलैक्स द प्रोहिबिशन ऑफ द बंगाल ब्राह्मण। लेकिन हमें पता है कि बंगाल के अंदर लेकिन जो पॉपुलैरिटी थी मछली खाने की वहाँ पे, तो इसे एक लोकल डाइट के रूप में मानते हुए जो बंगाल में जो रहने वाले ब्राह्मण थे वो अपने खाने में मछली का प्रयोग भी करते हैं। द बृहधर्मा पुराण 13th century Sanskrit text from Bengal permitted the local Brahmin to eat certain varieties of fish। और इस तरीके से कि जो वहाँ के जो ब्राह्मण थे लोकल ब्राह्मण्स, बिकॉज ऑफ द अवेबिलिटी ऑफ द फिश, इसलिए उन्हें वहाँ पे खाने की इजाज़त दे दी गई है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू ऑल।